नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो पाठ्यक्रम संस्कृत के सुपर टेट की कड़ी में हम लोग फिर से आ गए हैं और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से एकदम जायकेदार, एकदम लजीज, क्या कहें, जैसे भी कह लें, बहुत ही आसानी तरीके से आसान भाषा में संस्कृत सिखाने का यहाँ पे प्रयास हम कर रहे हैं। और आप लोगों को सुपर टेट के पाठ्यक्रम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, आधार पे चल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग संज्ञा प्रकरण पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे मित्रों? तो संज्ञा प्रकरण पे। और हम लोगों ने कल कुछ संज्ञाएं देख लिया हुआ था और आज फिर से उसी के आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम आज बात करेंगे किस पे? सवर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा मित्रों? तो सवर्ण संज्ञा, अर्थात समान वर्णों की संज्ञा। कहने का भाव यह है कि कौन कौन से वर्ण समान हैं। ठीक, तो इसका सूत्र है मित्रों कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह सूत्र कहता है कि जिन दो वर्णों का तुल्यास्य, जिन दो वर्णों का तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, वे परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। ताल व आदि कहने का क्या भाव है मित्रों? तो देखिए, बात समझिएगा कि जो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न है, ये दो चीजें जिनके कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल, ये जो चीजें हैं, इनका जो उच्चारण स्थान साम्य है, ठीक है, उच्चारण स्थान एक ही है जिनका, और आभ्यंतर प्रयत्न जिनका समान हो, वे ही क्या है? परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं, अर्थात समान है। अर्थात क्या है? अर्थात समान है। ठीक, आएगा समझ में? इसमें हमने एक उदाहरण में यहां दिया हुआ है, अ, आ, ई, उ आदि परस्पर सवर्णी हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान, अ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, बड़ी ई का भी, उ का ओष्ठ, बड़ा उ का ओष्ठ, तो ये है। तो इस तरह से उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न भी इनका समान है, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए ये जब आपस में परस्पर सवर्णी है, इसीलिए इनका अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ हो जाते हैं ये लोग। ठीक, तो इसी से रमाधन अब बराबर रमापि, मुनिधन ईशा बराबर मुनीशा, भानुधन उदय बराबर भानुदय, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम, इस तरह से बनता है। ठीक, यहां पे एक सूत्र और दिखा हुआ है, नाथ झलव। सूत्र क्या है मित्रों? नाथ झलव, जो सूत्र कहता है कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, यहां पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उच्चारण कहा उच्चारण स्थान, यहां कहा उच्चारण स्थान, और यहां कह रहा है उच्चारण स्थान और प्रयत्न। कैसा प्रयत्न? आभ्यंतर प्रयत्न साम्य होने पर भी स्वर और व्यंजन कहा। नाथ झलव सूत्र कहता है मित्रों कि स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न साम्य होने पर भी ये परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं होते, अर्थात व्यंजनों की सवर्णता नहीं होती। सवर्णता की जब भी बात आएगी, समानता की जब भी बात आएगी, तो वो किसकी बात करेगी? सिर्फ स्वरों की। सिर्फ किसकी? तो स्वरों की सिर्फ सवर्णता होती है और अन्य की नहीं होती। एक यहाँ पे और सूत्र लिखा हुआ है कि रिल रि वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। एक वार्तिक लिखा हुआ है कि रिल रि वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। यह कहता है कि री और री का उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी, री और री का उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी इन्हें परस्पर सवर्ण संज्ञक समझना चाहिए और सवर्ण मानना चाहिए। किसका किसका? तो री और री का। ठीक है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, री का दंत है। तो मूर्धा और दंत ये दोनों अलग अलग उच्चारण स्थान वाले हैं, लेकिन वार्तिककार का त्यायन एक वार्तिक देते हैं कि रिल रि वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, जिसके आधार पर ये कहा, जिसके आधार पर री और री आपस में सवर्ण संज्ञक हैं। अगला है मित्रों प्रगृह्य संज्ञा।
अगली संज्ञा क्या है? प्रगृह्य संज्ञा। यह कहता है, यह इसका सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात द्विवचनांत इकारांत उकारांत और एक ही प्रगृह्य संज्ञा होती है। कहने का भाव ये है जहां पे द्विवचनांत इकारांत हो, ठीक है, द्विवचनांत इकारांत उकारांत और एकारांत जहां पे द्विवचन में होंगे, ठीक है ना, तो उनकी क्या संज्ञा होगी? प्रगृह्य उनका नाम होगा। फिर अगली संज्ञा है घ संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है? घ संज्ञा। इसका सूत्र है तरप तमपौ घ। इनका क्या सूत्र है मित्रों? तो है तरप तमपौ घ। ये कहता है जहां भी पद बनाने के लिए तरप और तमप, अर्थात कहने का भाव ये है कि तर और तम, जहां आपको किसी भी पद में तर और तम ये दो शब्द पीछे जुड़े हुए मिल जाएं तो वो क्या है? वे घ संज्ञक हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे है यहाँ पे कुमारी तरा कुमारी तमा, यहाँ पे तर मिल गया और तम मिल गया, यह तरप और तमप प्रत्यय है जो कि क्या होता है? ये घ संज्ञक होता है। क्या होता है? घ संज्ञक होता है। अगली संज्ञा है मित्रों निष्ठा संज्ञा। अगली कौन सी संज्ञा है? तो निष्ठा संज्ञा है। ये क्या कहता है समझिएगा, इसका सूत्र है त तवतु निष्ठा। क्या है? त तवतु निष्ठा, अर्थात कि जहां पर त और तवत प्रत्यय मिल जाए, क्या मिले? त प्रत्यय मिले और प्रत्यय और तवत प्रत्यय, ये दो प्रत्यय जहां भी लगे हुए मिल जाए वो क्या होंगे? वे पद जो बनेंगे वे निष्ठा संज्ञक होंगे। क्या होंगे? निष्ठा संज्ञक होंगे। जैसे यहां पे देखिए भुज धातु में त प्रत्यय लगा तो भुक्तः, फिर तवत प्रत्यय लगा तो भुक्तवान, यहां पठितः है, यहां क्या है? पठितः है। पठ धातु में त प्रत्यय लगा तो पठितः बना और तवत प्रत्यय लगा तो पठितवान, ये इस तरह से पद बने। ठीक, अगला है सर्वनाम संज्ञा। अगला क्या है मित्रों? तो अगला है सर्वनाम संज्ञा। सूत्र है इसका कि सर्वादिनी सर्वनामानि। कहने का सर्वादिनी सर्वनामानि, ये सूत्र क्या कहता है ये समझिएगा। सर्वनाम संज्ञा में कहा गया है कि सर्व आदि गण, सर्व एक गण है, सर्व आदि क्या है? एक गण है, जिनमें सर्व, विश्व, यत्, तत्, एतत्, इदम, अदस, अस्मद, युष्मद आदि, आदि क्या कहते हैं? क्या है? सर्वनाम है। ये किसमें? सर्व आदि गणों में। ठीक है, तो ये जो भी हैं, जो सर्व आदि गण है, इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे वे सब क्या होंगे? सर्वादि गणित जितने भी पद हैं वे सब क्या होते हैं? वे सब सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये कहने का भाव है। अगला है अव्यय संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है? अव्यय संज्ञा। ये कहता है स्वरादि निपातम अव्ययम। सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम। ये कहता है स्वरादि गणित में पठित, स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा निपात की, तथा निपात की, किसकी? निपात, निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। तो किनकी अव्यय संज्ञा होती है? तो कह रहा है स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा निपातों की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। स्वरादि गण में स्वर आदि एक गण है, आपको उतना जानने की जरूरत बहुत विशेष नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि स्वरादि गण में पठित शब्दों की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। और निपातों की, देखिए निपात क्या होता है वो जान लीजिए कि संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उन्हें क्या होता है कि प्रत्येक श्लोक छंद में लिखे जाते हैं, तो उन छंदों की पूरा करने के लिए, मात्रात्मक दृष्टि से पूरा करने के लिए, जब वे पूरे नहीं होते तो उनमें निपातों का प्रयोग किया जाता है। जैसे च, वा, ह, किल इत्यादि, ये क्या है? ये निपात हैं। ये क्या होते हैं? ये पाद पूर्णार्थक होते हैं, अर्थात मात्राओं की गणना को पूरा करने के लिए, पादों की गणना को पूरा करने के लिए, चरणों की गणना को पूरा करने के लिए निपातों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये क्या स्वरादि गण में पठित जो भी शब्द आएंगे वो, और ये निपात, ये क्या होते हैं? अव्यय संज्ञा बनाते हैं।
कुछ कृत तद्धित समासाश्रय सूत्र से कुछ कृदंत प्रत्यय और कुछ तद्धित प्रत्यय भी क्या होते हैं, अव्यय का निर्माण करते हैं। और समास में पूर्व पद से, जबकि अव्ययी भाव समास जो है उसमें आपने देख, अब वो आप जानते हैं कि समास पूर्व में तो समास नहीं होते, लेकिन वे क्या होते हैं, बाद में समास होते हैं। जैसे कि आपका उपकृष्णम है, जैसे है उपकृष्णम, ये पहले क्या है, समास नहीं है, ठीक है ना। ये कभी भी क्या है कि ये समास के पूर्व उपकृष्णम जब क्या कहते हैं, अपने दूसरे रूप में होता है। जैसे कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, क्या कहा, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम। तो जब ये कृष्ण से समीपम ये दो पदों में बटा हुआ होता है, जब इन दो पदों में बटा होता है कि कृष्ण से और समीपम, तब तक तो ये क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास नहीं होता। लेकिन जब एक पद, जब इनका एक पद होता है, जब इन्हें एक पद इनका बनाया जाता है, तब ये कृष्ण से समीपम से उपकृष्णम बनते हैं और उपकृष्णम बन करके अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। तो कुछ कृदंत, कुछ तद्धित प्रत्यय और समास भी क्या होते हैं, अव्ययों का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली संज्ञा है विभाषा संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है मित्रों, तो विभाषा संज्ञा है। इसका सूत्र है न वेद विभाषा। इनका सूत्र क्या है, न वेद विभाषा। न का अर्थ होता है नहीं या निषेधात्मक या मत। न का अर्थ क्या होता है, नहीं, मत, अर्थात ये निषेधात्मक अर्थ होता है, निषिद्ध करने के अर्थ में। और वा का अर्थ होता है विकल्प से, अर्थात जहां पर भी निषेध और विकल्प की बात की जाए, किसी चीज की मनाही हो कि तुम ये काम मत करो, तो यहाँ पे जो मत का बात है, मत करो, ठीक है, ये और क्या निषेधात्मक अर्थ दे दिया। और दूसरा जब विकल्प की बात करें, निषेधात्मक और जब भी विकल्प की बात की जाएगी तो वहां पे क्या, कौन संज्ञा होगी, तो वहां पे विभाषा संज्ञा होगी। ठीक मित्रों, अगली संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा। अगली संज्ञा है आपकी संप्रसारण संज्ञा, जिसका सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम। क्या है ये सूत्र है, इज्ञणः संप्रसारणम। ये सूत्र क्या कहता है मित्रों, ये समझिएगा। ये संप्रसारण संज्ञा में ये जो सूत्र है कहता है कि यण के स्थान पर, किसके स्थान पे, यण के किसके स्थान पे, ये कहता है यण के स्थान पर, यण के स्थान पर इक का हो जाना। किसके स्थान पे, यण के स्थान पे, यण के स्थान पर इक का हो जाना, इक का हो जाना ये क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। संप्रसारण कहलाता है किसके स्थान पे, कि यण के स्थान पे जब इक हो जाएगा तो वहां पे वे संप्रसारण कहलाएंगे। जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, जैसे यज धात में त प्रत्यय लगा, कौन सा प्रत्यय लगा, यज धात में त प्रत्यय लगा, और य के स्थान पर ई परिवर्तन हो गया, तो यज धन त बराबर इष्टः बन गया। इसी तरीके से यहां पे वप है, क्या है ये, ठीक, वप धात में त प्रत्यय लग गया, यहां भी क्या लग गया, त प्रत्यय लग गया। तो व का परिवर्तन किसमें होता है, उ में होता है, तो वप धन त प्रत्यय बराबर उपतः। तो ये जो बना इष्टः और उपतः, ये क्या है, ये संप्रसारण है। क्या है, संप्रसारण। ध्यान समझिएगा, जब हम लोग यण संधि पढ़ते हैं, तो इको यण सूत्र है, उसका सूत्र क्या है, यण संधि में, यण संधि का सूत्र है इको यणच, इको यणच, जो कहता है कि इक के बाद, इक के स्थान पर, किसके स्थान पे, इक के स्थान पर यण हो जाता है। यह सूत्र क्या कहता है कि इक के स्थान पर, यह सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। ध्यान रखिए किसमें, यण संधि में। लेकिन ये तो संधि का सूत्र है, ये संधि की बात है, लेकिन हम यहाँ पे संधि की बात ना करके संज्ञा की बात कर रहे हैं, संज्ञा प्रकरण को देख रहे हैं। तो संज्ञा में क्या होता है कि संप्रसारण होता है, अर्थात एक के स्थान पर दूसरे का हो जाना, समुचित रूप से प्रसारण, संप्रसारण। तो कहा ये सूत्र कहता है, ये इज्ञान संप्रसारणम, ये कहता है कि
यण के स्थान पे, किसके स्थान पे, यण के स्थान पर इक होगा, और संधि में क्या होता है कि इक के स्थान पर यण होता है। यही विशेषता आपको समझने की बात है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अगली संज्ञा है पद संज्ञा। अगली संज्ञा कौन सी है, तो अगली संज्ञा है पद संज्ञा। इसका सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। इसका सूत्र क्या है मित्रों, तो सुप्तिंगंतम पदम। यह सूत्र कहता है कि सुप और तिंग प्रत्यय मिलकर के पद का पद बनाते हैं। यह सूत्र कहता है कौन सा, यहां पे जो हम देख रहे हैं सुबंत पद संज्ञा, तो सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। यह कहता है सुप और तिंग, सुप और तिंग। ठीक, ये कह रहा है कि सुप और तिंग ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये दोनों पद बनाते हैं। सुप एक प्रत्यय है, सुप क्या है, एक प्रत्यय है। 21 प्रत्यय होते हैं। कितने प्रत्यय होते हैं, 21। और तिंग भी एक प्रत्यय है, ये 18 प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, ये 18 प्रत्यय हैं, जो आपका रामः रामौ रामाः होता है। क्या है, रामः रामौ रामः रामौ रामाः। ठीक, ये जो रामः रामौ रामाः है, ये सुबंत प्रत्यय, सुप प्रत्यय लगते हैं इसमें। ये जो सुप 21 प्रत्यय हैं ये लगते हैं, और ये प्रथमा से लेकर के, कहां से, तो कहा प्रथमा से लेकर के सप्तमी बहुवचन तक, सप्तमी के बहुवचन तक ये लोग चलते हैं और 21 रूप बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि रामः रामौ रामाः, ठीक है, इस तरह से रूप चलता है। और कहां तक चलता है, रामेश तक। ठीक है, कहां तक जाता है, रामेश तक जाता है। तो ये कहा कि प्रथमा से लेकर के कहां तक, रामेश तक। प्रथमा विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। संबोधन को आप लोग जान लीजिए कि संबोधन को गणना नहीं किया जाता, क्योंकि संबोधन को प्रथमा का ही भेद माना जाता है। जो संबोधन है वो उसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, वो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से। ठीक है, तो वो प्रथमांत ही है। ठीक, तो कहा रामः रामौ रामाः प्रथमांत से लेकर सप्तमी विभक्ति के बहुवचनांत तक जब बात चलेगी तो 21 रूप बनते हैं। 21 रूप बनते हैं, तो उसमें ये सुप प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, सुप प्रत्यय। सु से लेकर कहां तक, सु से लेकर सुप तक। कहां से, सु से लेकर सुप तक ये 21 प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, 21 प्रत्यय होते हैं, जो ये प्रथम वाला सु और अंतिम वाला इत संज्ञक वर्ण प, इन दोनों को मिलाकर के सुप बनता है। इसी को हम लोग सुबंत कहते हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सुप तिंगंतम, सुप और तिंग भी एक प्रत्यय जिसमें 18 होते हैं। ये क्रियावाची धातुओं के, ये क्रियावाची रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु रूप का निर्माण करते हैं। जैसे भवति भवतः भवंती, ठीक है, भव से भवतः भवत, भवामि भवावह भवामः। तो ये जो रूप है, इस रूप का निर्माण कौन करता है, तिंग प्रत्यय। ये क्या होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, इसमें और एक वचन द्विवचन बहुवचन को मिला करके आपको क्या, भवति भवतः भवंती, 3 3 6 3 9, तो 3 परस्मयी पद, सॉरी 9 परस्मयी पदी और 9 आत्मनेपदी, ये दोनों रूप मिला के, परस्मयी पदी और आत्मनेपदी मिला करके 18 रूप बनता है। ठीक है ना, और ये तिंग 18 प्रत्ययों के योग से वो 18 रूप बने। और इधर रामः रामौ रामाः सुबंत, ये जो सुप्रत्यय 21 प्रत्यय हैं, इनके योग से आपके 21 रूप। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों क्या होते, ध्यान से समझिएगा। एक चीज और समझ लीजिए यहीं पे कि ये जो क्या तिंग प्रत्यय है, ये क्रियावाची होता है। क्या होता है, क्रियावाची होता है। ये धातुओं में लगकर क्रियाओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो क्रियाओं का निर्माण होता है। और ये जो सुबंत है, ये सुप, ये प्रातिपदिक में लगता है। किसमें लगता है, प्रातिपदिक में लग करके पद का निर्माण करता है। रामः श्यामः मोहनः, तो ये क्या करता है, ये आपके प्रातिपदिक में लगकर संज्ञा और सर्वनाम का निर्माण करता है। ये क्रियाओं के साथ युक्त होकर धातु रूप का निर्माण करता है। ठीक, तो ये पद का निर्माण करने की प्रथा है। ठीक ना, आगे हम लोग चलते हैं। अगली संज्ञा है संहिता। अगली संज्ञा है संहिता। यहां पे है, इसका सूत्र है मित्रों
परः सन्निकर्षः संहिता। इनका सूत्र क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता। यह सूत्र कहता है कि पर का अर्थ होता है बाद में, पर का अर्थ क्या होता है? बाद में। सन्निकर्ष अर्थात एक दूसरे से ये बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि जब दो वर्ण अत्यधिक पास पास आ जाएं, जब दो वर्ण अत्यधिक पास पास आ जाएं तो वो आपस में सन्निकर्ष रूप में चिपक जाते हैं, अर्थात इनकी संहिता संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको हिंदी में देख रहे हैं कि वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। देखिए, जब हम कोई चीज जल्दी जल्दी उच्चारण करते हैं तो उनमें समय का अभाव, समय रहा ही नहीं जाता, तो क्या होता है? जैसे मधुधन अरी, मधुधन अरी, मधुधन अरी, तो अगर हम जल्दी जल्दी कहेंगे तो मधुधन अरी बराबर क्या बन जाएगा? मध्वरी। अर्थात उनमें क्या हो जाएगी? संहिता, अर्थात वो लोग संहिता हो जाएंगे, अर्थात संज्ञा संधि हो जाती है उनमें आपस में, जैसे रमाधन ईसा रमेशा। तो कहा कि जब दो वर्ण आपस में बिल्कुल एकदम पास पास आ जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? चिपकाव हो जाता है, चिपक जाते हैं, तो ये क्या है? संहिता रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? संहिता रूप हो जाता है, संकलन बन जाता है। ये समझ लीजिए। अगली संज्ञा है सत संज्ञा। अगली कौन सी संज्ञा है मित्रों? सत संज्ञा है। ये इसका सूत्र है तौ सत। इसका सूत्र क्या है? तौ सत। अर्थात ये कहता है क्षत्रि और सानच, ये सूत्र कहता है तौ सत। क्या कहता है? कहता है कि क्षत्रि और शानच, ये जो दो ठो प्रत्यय हैं, ये जिनके अंत में लगेंगे, क्षत्रिय और सानच, ये दोनों प्रत्यय जिनके अंत में लगे होंगे, वे क्या, किसका निर्माण करेंगे? तो वे सत संज्ञा कहलाते हैं। निर्माण किसका करते हैं? सत संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्षत्रिय और सानच ये दोनों सत संज्ञक हैं, ये कहने का भाव है, ठीक। अगली संज्ञा है आपकी प्रातिपदिक संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है मित्रों? तो अगली संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा। यहां क्या है सूत्र समझिएगा, कह रहा है कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र है कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात कि प्रातिपदिक वह होता है जो अर्थवान हो, जो क्या हो? अर्थवान हो, और अधातु, अर्थात जो धातु, जो बिना धातु के हो, जो बिना धातु वाला हो, और अप्रत्यय है। कहने का भाव प्रातिपदिक किसको कहते हैं ये समझिए। प्रातिपदिक कह रहा है, प्रातिपदिक की ये बात कर रहा है, समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि प्रातिपदिक किसको कहेंगे? तो कह रहा है कि प्रातिपदिक वह होगा जो अर्थवान हो। सबसे पहली क्या चीज कह रहा है? अर्थवान। दूसरा कह रहा है अधातु, जो धातु युक्त न हो, जो धातु युक्त न हो। ठीक है, जो अर्थवान हो, जो धातु युक्त न हो, और तीसरी बात कह रहा है अप्रत्यय। तीसरी बात कह रहा है अप्रत्यय, ठीक, अर्थात प्रत्यय विहीन हो, प्रत्यय से हीन हो। ठीक है ना? तो प्रातिपदिक की परिभाषा में क्या कहा जा सकता है मित्रों? तो कह रहा है कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात जो क्या हो? प्रातिपदिक वह होता है जो अर्थवान हो, जो धातु युक्त न हो, और जो प्रत्यय से हीन, जो प्रत्यय से हीन हो, जो प्रत्यय से हीन हो, अर्थात जिसमें कोई प्रत्यय न लगा हो, वह पद, वह प्रातिपदिक कहलाता है। जो अर्थवान हो, जिसमें कोई धातु न हो, और जिसमें कोई प्रत्यय भी न लगा हो, ऐसा शब्द क्या कहलाता है? तो प्रातिपदिक कहलाता है। जैसे राम, कृष्ण, ठीक है, नदी, लता इत्यादि कुछ भी, तो जब तक इनके रूप में राम, कृष्ण इस तरह से नहीं लगेगा, तो ये लोग क्या है? ये अभी पद नहीं है। जब राम क्या है?
कृष्ण क्या है, जब तक इसमें क्या है विसर्ग आपने नहीं लगाया है, अर्थात आप इसमें क्या किया, आपने सुबंत का योग नहीं किया। जब राम और कृष्ण ये सिर्फ इस रूप में है तो ये क्या है, ये प्रातिपदिक है। ये क्या है मित्रों, तो कहा ये राम और कृष्ण ये प्रातिपदिक है। और इसमें जब आप सुबंत प्रत्यय लगा देते हैं, तो जब आप इसमें विसर्ग लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद बन जाता है। और संस्कृत में जान लीजिए कि क्या है कि जब बिना पद बनाए कोई भी शब्द संस्कृत में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो क्या है, निर्दोष हैं। ठीक है, एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है, बल्कि सारे शब्द कैसे हैं, एकदम शुद्ध है, एकदम सधे बधे हैं। ठीक, तो ये है प्रातिपदिक संज्ञा। आज मित्रों हमारी संज्ञा की क्लास यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि का। अगला टॉपिक हमारा क्या है, संधि। अगला टॉपिक है हमारा संधि। ये संधि ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे अशुद्धि परिमार्जन कर लेते हैं। संधि इस तरह से लिखते हैं संस्कृत में। ठीक, संधि ये समझिए, ये सही है। ठीक है, ये सही है संस्कृत के दृष्टिकोण से। ठीक, ये वाला नहीं, ये हिंदी के दृष्टिकोण से सही है। ये हिंदी, ये टाइपिंग लिस्ट में थोड़ी सी गलती आ गई है। ठीक है, तो ये हिंदी के दृष्टिकोण से सही है, ये संस्कृत दृष्टिकोण से सही है। ठीक है, तो कहा संधि। तो संधि मित्रों क्या होता है, संधि जोड़ है। संधि का क्या अर्थ होता है, तो संधि का अर्थ होता है जोड़। कहा कि जब, और कैसा जोड़, तो कहा दो वर्णों का जोड़, दो वर्णों का मेल। जब भाषा में क्या होता है, भाषा में जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, और कैसे मिलते हैं, तो विकार युक्त मेल होता है। अर्थात जब भाषा में जब दो वर्ण परिवर्तन के साथ आपस में मिल जाते हैं तो उसको संधि कहा जाता है। ये समझिए। यहां पे देखिए संस्कृत में एक उक्ति भी लिखी हुई आपको दिख रहा है कि वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। अर्थात वर्णों के, दो वर्णों अर्थात दो वर्णों का परस्पर विकार युक्त अर्थात परिवर्तन युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कहने का भाव यह है कि जब दो वर्ण मिले, और मिले कैसे, उनमें कुछ परिवर्तन हो, जब दो वर्ण पास पास आए और उनमें कुछ विकार हो, कुछ परिवर्तन हो, और वे मिले, एकाकार हो जाएं, एक हो जाएं, तो वे क्या कहलाते हैं, उनमें इसका अर्थ क्या होता है कि उनमें संधि हुई। संधि का अर्थ होता है मेल या योग, अर्थात मिलना, जुड़ना। संधि शब्द जो है वो क्या होता है, सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग लगा हुआ है, धा धातु है, धातु, ये धातु का चिन्ह है, धातु है, और की प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बनता है। क्या बनता है, संधि पद बनता है, और ये पुल्लिंगार्थक बनता है। किसमें बनता है मित्रों, तो पुल्लिंग में बनता है। संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, आइए हम लोग और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला है संधि की अनिवार्यता, अर्थात संधि कहां अनिवार्य है और कहां ऐच्छिक। संधि की अनिवार्यता कहने का भाव यह है कि संधि कहां पे अनिवार्य है, अर्थात कि बिल्कुल संधि करना, अर्थात दो वर्णों को जोड़ना बिल्कुल क्या है, और संभाव्य है, निश्चित है कि यहां पर बिना जोड़े आपका काम नहीं चल सकता। तो संधि कहा मित्रों कि संहिता के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में अनिवार्य है, तो कहा संहिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, तो कहा संहिता के क्षेत्र में संधि अनिवार्य है। संहिता क्या है, तो अभी आप लोगों ने पीछे देखा था, यहां भी देख लीजिए कि परः सन्निकर्षः संहिता, यहां पे है। संहिता किसको कहते हैं, तो कहा परः सन्निकर्षः संहिता। कहा कि दो वर्ण जब अत्यधिक समीप आ जाते हैं तो ये समीप की स्थिति जो है वो क्या है, संहिता है। ठीक, तो संहिता के क्षेत्र में संधि अनिवार्य होती है। संहिता कहां कहां होती है, तो जान लीजिए, एक पद में कहां अनिवार्य होती है, तो संहिता एक पद में धातु और उपसर्गों के योग में, धातु और उपसर्ग, जहां पर धातु और उपसर्ग हो, ठीक है ना, वहां पर। और कहा समास में,
इन क्षेत्र में, इन 3 क्षेत्रों में, एक पद में, धातु और उपसर्ग में, और कहा समास में, इन 3 क्षेत्रों में मित्रों संहिता नित्य होती है अर्थात अनिवार्य होती है। ठीक है। और तीसरा क्षेत्र है वैकल्पिक। कहाँ होती है, कहाँ पे अगर प्रश्न पूछेगा, अगर कहीं पर अनिवार्य है तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक भी तो होगी। तो ये जान लीजिए वैकल्पिक होती है ये विवक्षा में, विवक्षा के क्षेत्र में। कहाँ पे, तो विवक्षा अर्थात कि वक्ता के बोलने की इच्छा के क्षेत्र में ही ये क्या होती है, ये वैकल्पिक होती है। क्या होती है मित्रों, तो वैकल्पिक होती है। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं संधि। थोड़ा संधि के प्रकार जान लीजिए, लेकिन संधि विच्छेद भी इसके पूर्व समझ लीजिए। संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद, संधि का विच्छेद। तो कहा संधि का विच्छेद, तो कहा मित्रों कि 2 वर्णों का, संधि युक्त वर्णों का, संधि युक्त वर्णों का अलग अलग हो जाना ही, संधि युक्त वर्णों का अलग अलग हो जाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, तो संधि विच्छेद कहलाता है। कौन कहलाता है, तो संधि युक्त वर्ण अलग अलग जब हो जाते हैं। ठीक। कहा संधि के प्रकार, तो कहा मित्रों संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो कहा स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है मित्रों, तो स्वर वर्णों के बाद यदि स्वर वर्ण आए और उनमें जो परिवर्तन है, कहने का भाव यह है कि स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर ये आए और इनमें जब परिवर्तन होगा तो वो स्वर संधि है। फिर व्यंजन के बाद, किसके बाद, व्यंजन के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए, स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आवे और चाहे व्यंजन आवे। स्वर के बाद स्वर वर्ण आए और उनमें परिवर्तन हो तो स्वर संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक। इस तरह से संधि के आप लोगों ने 3 प्रकार देखा। क्या देखा, कि संधि के 3 भेद होते हैं। आइए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। स्वर संधि। अब हम लोग संधि के प्रथम भेद स्वर संधि के ऊपर बात करते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है आप लोग जान लीजिए। अभी जो मैंने बताया कि स्वर के बाद स्वर वर्ण आए तो इसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। और अगला है कि स्वर संधि के प्रमुख भेद। अगले हम पे बात करेंगे तो स्वर संधि के प्रमुख भेद। तो स्वर संधि के 8 प्रमुख भेद होते हैं। कितने प्रमुख भेद होते हैं, तो 8 प्रमुख भेद हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके स्वर संधि के प्रमुख निम्नलिखित भेद हैं, जिनमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इस तरह के आपको भेद देखने को मिलेगी। हम इसके ऊपर आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे। ठीक है मित्रों। तो आइए थोड़ी सी चर्चा क्रम में देख लेते हैं कि स्वर संधि में क्या कुछ है। और स्वर संधि के प्रमुख भेद दीर्घ संधि पे आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। स्वर संधि का प्रमुख भेद है, स्वर संधि का प्रमुख भेद दीर्घ संधि। इसका है सूत्र है इसका मित्रों, अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का प्रमुख भेद अकह सवर्णे दीर्घ। यह सूत्र कहता है मित्रों कि अक प्रत्याहार के बाद, अकह सवर्णे दीर्घ यह कहता है मित्रों कि अक प्रत्याहार के बाद यदि पुनः अक प्रत्याहार के वर्ण आए, किसके बाद,
ये सूत्र कह रहा है अकः सवर्णे दीर्घ, ये कहता है अक एक प्रत्याहार है। क्या है? अक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत मित्रों अ, ई, उ, री, री ये वर्ण होते हैं। ये कहता है कि अ, ई, उ, री के बाद समान वर्ण आए तो इनमें परस्पर दीर्घादेश हो जाता है। यहाँ पे देखिए है भी बना भी है कि अ के बाद आ या आ इस तरह का क्रम आए। कहने का भाव ये चाहे अ आ या आ आए तो इनमें क्या होगा? आ हो जाएगा। ई के बाद चाहे ई आए तो ये बड़ी ई, उ के बाद उ आए चाहे बड़ा चाहे जो भी आए तो बड़ा उ, री के बाद चाहे री आए चाहे बड़ी री या री तो बड़ी री। ध्यान से इस चीज को आप देखिएगा, बस इस चीज को देखिएगा, इस चीज को आप लोग समझिएगा कि यहां पर री के बाद चाहे री आए चाहे बड़ी री चाहे जो भी क्रम में आए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये री देखिएगा क्या, इस री को देखिए, किसको देखिए? री को। इनमें जो परिवर्तन है री के बाद चाहे बड़ी री आए चाहे छोटी री आए चाहे री वर्ण आए, इनमें परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ री में ही होगा। क्योंकि पिछले हमने क्रम में देखा था कि एक वार्तिक देखा था रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, जिसके आधार पर री और री का, किसका? री और री का उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी इनकी परस्पर क्या है? सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक मित्रों, आइए उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे देवालय, हम लोग दीर्घ संधि का उदाहरण देख रहे हैं। क्या है? जैसे देवालय। तो देवालय में क्या है? देखिए देव पूर्व पद है। क्या है? देव पूर्व पद है और इस व में अ जुड़ा हुआ। देख लीजिए हमने वर्ण विच्छेद भी किया हुआ है, वर्णों का भी हमने विच्छेद किया हुआ है। देखिए द के में ए मात्रा लगी हुई है, व अ, फिर उसके बाद उत्तर पद का हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है? आ ल अ यह। ठीक, तो इस क्रम को हम लोगों ने देखा। तो देखिए यहां समझिएगा कि अ के बाद आ रहा है। अ के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। तो अ के बाद आ आए चाहे अ आए, ठीक है ना? कहने का भाव ये है कि अ के बाद चाहे अ आए या आ आए, ठीक है ना? तो उनका जो परिवर्तन होगा वो सदैव आ में ही होगा। अ के बाद चाहे अ आए या आ आए, उनका परिवर्तन किसमें होता है? तो उनका परिवर्तन आ में ही होता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे देखिए अ के बाद आ है, अ के बाद क्या है? अ के बाद आ है। तो इसलिए इनका परिवर्तन आ में होने के कारण ये यहाँ पे क्या बन गया? देवालय है। इसी तरीके से शास्त्रधन आगार है, तो यहाँ भी अ के बाद आ है तो शास्त्रागार है। श्री बड़ी ई है और यहाँ भी यानी दीर्घ इकार है, यहाँ भी दीर्घ ई है। तो दीर्घ इकार के बाद पुनः दीर्घ ई, तो इसलिए इन दोनों में अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घादेश होने के कारण श्रीशः, गिरिधन ईशा, र में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, ह्रस्व ई है और पुनः उसके आगे क्या है? दीर्घ ई है। तो ई के बाद, ह्रस्व ई के बाद दीर्घ री आने की वजह से यहाँ पे क्या बना? गिरीशा। इसी तरीके से वधूधन उत्सव, यहाँ पे दीर्घ उ है, बड़ा उ है, फिर बड़ा उ के बाद छोटा उ, तो यहाँ पे फिर वही दीर्घादेश वधुत्सव। यहाँ पितृणम में यहाँ पे री की मात्रा है, यहाँ पितृधन ऋणम में क्या है? यहाँ पे री है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी री है और पुनः छोटी री, ठीक, दो छोटी री मिल गई। और जब दो छोटी री मिलेंगी तो क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा और बन जाएगा आपका पितृणम। क्या बन जाएगा? पितृणम। इसी तरीके से मातृधन ऋद्धि बराबर मातृद्धि, ठीक। और इसी तरीके से होतृधन री का आरह, होतृधन री का आरह बराबर होत्रिकारः, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से हम लोगों ने दीर्घ संधि का उदाहरण भी देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो आज की क्लास मित्रों हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? समापन करते हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे? संज्ञा पर फिर संज्ञा करें, संधि पे विधिवत चर्चाएं करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद मित्रों।